हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग फिर से अपने अगले क्लास की ओर आ चुके हैं। फिर बेहतरीन प्रश्न, और आज 15 प्रश्न होगा। अभी तक 12 का सीरीज चल रहा था, आज 15 होगा। थोड़ा सा बढ़ाने का कोशिश किया जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस है और हमने कुछ नए क्वेश्चंस निकाल दिए हैं। 120-30 हम लोग के मतलब पहले से निकाले हुए थे, उसके बाद और कुछ ऐड हो गया, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी अब करेंगे। अब लेट करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी कल ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन वाला। तो अब आपका मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो थोड़ा सा स्पीड अपने पकड़ेंगे, कोई दिक्कत ना है। डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा मतलब कि हल्का सा एकदम कॉन्सेप्ट लगाना है, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नहीं बना तो बोलिएगा। समझ में आया? ये आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये पहला क्लास में मैंने करवा चुका है, पहले 1-2 क्लास में इसको अच्छे से समझा चुका है। अब सिर्फ इसको हम लोग लगा रहे हैं। सवाल में कहाँ लगाना है, किस तरीके से इसका यूटिलाइज करना है, इसका यूज करना है, वो चीज़ अब हम लोग सिर्फ कर रहे हैं। समझ में? चलिए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, बोलता है 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। 7 भुजा वाला पॉलीगॉन। सबसे पहला बात, इंटीरियर एंगल बताना है, आंतरिक कोण बताना है। तो उस दिन मैंने एक ठो फॉर्मूला आपको बताया था कि n-2/n × 180। ये करने से क्या होता है, आपका एक ठो आंतरिक कोण का वैल्यू पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे 7 गो आंतरिक कोण है, क्योंकि बोल रहा है 7 गो है, 7 गो भुजा वाला पॉलीगॉन है, बहुभुज है। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं, एगो का अगर इतना निकलेगा तो 7 गो का कितना निकलेगा, यही ना बताना था। एक बार में बनाइए, ये नहीं कि पहले एगो का बनाएंगे फिर उसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 गो का निकलेगा। वैसे नहीं करना है। एगो का उस दिन तो सिखाए थे हम, 8 गो 9 गो हो, जितना भी भुजा हो यहाँ n के जगह पे भर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा था, पहला दिन जो क्वेश्चन कराया था उसमें पूछा था कि बहुभुज का आंतरिक कोण का मान बताएं, मतलब प्रत्येक का, हर एक का कितना कितना है। तो ये वाला चीज़ हम लोग अगर करते हैं तो प्रत्येक का पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे 7 गो वाला है तो हम यहाँ 7 अगर लिख दे, 7 भुजा वाले का, देखिए 7 भुजा वाले का, तो 7 में से 2 यहाँ हम लोग 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना जी। अब देखिए यहाँ 5 लिख दिए। अब 5/7 × 180, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो आंतरिक कोण एक ठो पता चल जाएगा। 7 से गुना करेंगे तो 7 तो पता चल जाएगा, हो गया एक बार में। देखिए 18×5 = 90, 900 डिग्री। समझ में आया? एक 7 भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 900 डिग्री है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक द्विभाजु त्रिभुज आइसोसेल, जिसको समद्विबाहु कहते हैं, वो मतलब कि दुगो साइड बराबर होगा, ये दुगो साइड बराबर होगा। समझ में आया? दुगो साइड बराबर होगा। तो उसके बाद बोलता है कसरोगासम कोणों की विपरीत भुजाओं को, मतलब कि यही वाला अपोजिट साइड वाला, मतलब जो दोनों एक जैसा है, उसके विपरीत भुजाओं जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 3x+3 और एक ठो का वैल्यू दिया हुआ है 2x+5। समझ में आया? समझ में आया? उसके बाद बोलता है x का वैल्यू बताइए। x का मतलब क्या होता है, ये x का वैल्यू क्या है। समझ में आया? हम क्या बोले, ये दोनों तो बराबर होता है, बराबर होता है, तो ये भी तो बराबर होगा। 3x+3 बराबर होना चाहिए 2x+5 का। समझ में आया? बस इसको इधर लाइए तो x बराबर, 3 को उधर ले जाइए तो 2, आंसर। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श पर टाइल्स बिछाई जाती है। एगो ऐसे है, ये 72 मीटर, सॉरी ये 90 मीटर, आई 72 मीटर, ठीक है। अब बोलते हैं ना कि इसमें एक तो टाइल्स बिछाया जाएगा। वो टाइल्स का अधिकतम आकार क्या है, क्या होगा यदि फर्श सिर्फ वर्गाकार टाइल्स ही उपयोग की जाती है। मतलब कि सबसे बड़ा इसमें वर्गाकार टाइल्स कितना हम लोग यूज कर सकते हैं, सबसे बड़े साइज का अधिकतम, मतलब कि हाईएस्ट माने कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। मतलब वो डायरेक्ट नहीं पूछा कि 90 और 72 का मौसा बताइए, HCF बताइए। वो आपको घुमा के थोड़ा सा ऐसे पूछा है, तो कुछ नहीं, 18×5 = 90, 18 जो कि 72, 18 आंसर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF तो 18 ही है। समझ में? डायरेक्ट ना पूछ के थोड़ा सा आपको घुमा रहा है सवाल में, बस यही था। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कोसेक स्क्वायर
इंटू कॉस स्क्वायर ए। ले, इसमें कुछ नहीं है, देखिए ये कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। जिनको आता है उनका तो बहुत बढ़िया, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। जिनको आता है वो तो बना लेंगे, जिनको नहीं आता है ना उनको हम समझा रहे हैं। देखिए कैसे समझ में आता है, कुछ नहीं करना है। हम जो बोले थे ना ये वाला पहला 2 क्लास किए होंगे तो समझ में आएगा क्या है। ये देखिए कॉसेक, यहाँ कॉसेक है, ये सब याद करवा दिए हैं, सब याद करवा दिए हैं हम, आप लोग को याद होना चाहिए। ये देखिए कॉसेक, कॉसेक का मतलब होता है एच बाई पी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। बस ये देखिए एच बाई पी, स्क्वायर है ना तो दोनों को स्क्वायर में ले जाइए, समझ में आया। यहाँ देखिए गुना करिए, ये देखिए कॉस है ना, ये देखिए कॉस बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस, बस 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 बी बाई एच, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर में बदल दीजिए। पूछा क्या था, यही है ना, मतलब इसी का वैल्यू ही निकालना है, दूसरा कुछ नहीं पूछा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए एच स्क्वायर से एच स्क्वायर काट सकते हैं। हाँ अभी देखिए ऊपर में बच गया बी स्क्वायर, नीचे में बच गया पी स्क्वायर। बी बाई पी का रिलेशन खोजिए ना, बी बाई पी का रिलेशन। हम बोले कॉट होता है बी बाई पी, बस 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 ये कॉट होता है ना बी बाई पी, स्क्वायर था तो इधर स्क्वायर लगाइए, आंसर खत्म। समझ में आया। जिनको आता है सिस्टम से, जिनको बनाने आता है वो तो बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता है ना उनको हम एग्जाम में क्या करना है वो सिखा रहे हैं। देखिए समझ में आया। अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, देखते रहिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ये रहने देते हैं, बहुत ईजी है। एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है, कल बताया था। एक कोण है मान लीजिए 100 डिग्री, वो अपने अनुपूरक का मतलब 180 माइनस x का 1/5 है। कल बताया था, वही सेम क्वेश्चन ही है। समझ में आया। कल अच्छे से समझाया है कि ये अनुपूरक कोण क्या होता है, कैसे होता है, 180 डिग्री कैसे होता है, सब समझाया है। एक बार और समझा ही देता हूँ। ये 180 डिग्री होता है ना जी, एगो ई, तो यही बोला जाता है ना कि जब दूगो कोई एंगल मिल के 180 डिग्री बनाए उसको अनुपूरक कोण कहते हैं। मतलब कि मानते हैं कि 60 है अगर, तो ये 120 डिग्री होगा। ये दूगो एंगल है अलग अलग, ये दोनों एंगल मिल के अगर 180 डिग्री बनाता है उसको अनुपूरक कोण कहते हैं। तो वही ये बोल रहा है कि एक ठो एंगल मान लिया कि ई वाला एंगल है, ई वाला एंगल हमको मालूम नहीं है कितना है, तो हम मान लिए कि x है, x है, x है, तो हम बोले x वो अपने अनुपूरक कोण का, अगर ये x है तो ये 180 माइनस x होगा। टोटल दोनों का योग अगर 180 है, एगो x है तो एगो 180 माइनस x होगा। तो ये एंगल अपने अनुपूरक कोण का मतलब 180 माइनस x का 1/5 है। समझ में आया। बस हो गया, सवाल खत्म। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 5x, 5 इधर ले आए, इजिकल टू 180 माइनस x। ये x इधर का 6x हो गया, इधर 180, इधर x जाके इधर 30 हो गया, मतलब ये जो है 30 डिग्री आंसर है। ठीक है, बस यही करना था। कल भी समझाया था, आज भी एक बता दिया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर यह है। अब देखिए इसमें करना है क्या, यहाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, वो लेंदी बनाते जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे अपने को कुछ ऐसा ढूंढना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि मतलब कि दोनों का एक रिलेशन दिखाई दे। हमको तो रिलेशन दिखाई दे रहा है। सेक का मतलब क्या होता है, सेक सेक सेक, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, क्योंकि उसका अपोजिट होता है। सेक को लिख सकते हैं 1/cos, अपोजिट होता है, तो 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप लोगों को कितना बार बता दिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा। समझ में आया, इतना तो बताया ही थे। नीचे अगर एलसीएम ले ले तो ये कॉस थीटा ही रहने देते हैं, ऊपर में देखिए 1 माइनस साइन थीटा हो गया। समझ में आया। बस इसको एक लाइन आउट सॉल्व करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा पहले देखिए, उसको छोड़ देते हैं, अभी रहने दीजिए। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर हटा दिए, इसको स्क्वायर में रहने दिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। वो इसे भी मत सॉल्व करिए। किसी के माथा पे अगर 4 के माथा पे स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है कि 4 2 बार है। किसी का माथा पे स्क्वायर मतलब वो 2 बार है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी एक बार टूटेगा, हमको पता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा एक बार, 1 माइनस साइन थीटा एक बार, और इसके नीचे में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा है। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर एक होता है
तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, एक को भी स्क्वायर बोल सकते हैं क्योंकि उसका स्क्वायर अगर कर भी दे तो वो एक ही रहेगा, दिक्कत नहीं है। तो ये हमको दिखता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, बस खत्म सवाल। इसको थोड़ा सा उठा के इधर ले आते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार 1 माइनस साइन थीटा एक बार, और नीचे में होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये तो कट गया, कैंसिल हो गया। मेरा आंसर क्या होगा, यही वाला आंसर हो गया 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कौन साइन थीटा। आंसर है कि नहीं, वेरी गुड, समझ में आया। बस सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, कैसे वो एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाता है ये माथा में रखिए। और ये तो चारों एकदम रामबाण है, इसको एकदम माथा में घुसा के रखिएगा, सारा सवाल बनेगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक समकोण राइट एंगल त्रिभुज के कर्ण डायगोनल की लंबाई सबसे छोटी भुजा, पहले एक तो बना लेते हैं उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये डायगोनल बोलता है डायगोनल की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दोगुनी लंबाई से 2 मीटर कम है। सबसे छोटी भुजा किसी एक को मान लीजिए, हम इसको मान लिए कि सबसे छोटी भुजा है x। ये बोलता है जो डायगोनल है सबसे छोटी भुजा का 2 गुना से 2 कम है। सबसे छोटी भुजा से जो x से 2 गुना के x के 2 गुना से 2 कम है। ठीक है, यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है, तीसरी भुजा सबसे छोटी से 2 मीटर अधिक है मतलब कि x प्लस 2 है, तो डायगोनल बताएं। ये डायगोनल बताना है, अरे तो ये कुछ नहीं करना है, ये h है, ये p है, ये b है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यही सब तो बनता है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच मेरे को पता है 2x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमको पता है x का स्क्वायर, अब बी हमको पता है x प्लस 2 का स्क्वायर। बस इसी को तो सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, खाली फॉर्मूला में बैठाइए और सॉल्व करते जाइए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि है मेरा 4x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x 2ab 8 हो गया ना, 8x अब माइनस 4 बराबर, इधर तो यही रह गया प्लस, इधर हो गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर इधर 2 एक्स स्क्वायर हो गया, माने कि ये 2 इधर आकर माइनस कर दिया तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इधर से 4x वो भी माइनस हो गया तो 12x, अब माइनस 4 इधर आके हो गया 16 सॉरी 8, ये हो गया 8 बराबर 0। यही ना निकला जी। वो काम करते हैं, इसको यहाँ से गुना 16 हो जाता है, यहाँ 12 है, क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 16 होना चाहिए, 4 चौके 16, 4 4 नहीं, 6 दूना 16 है ना, 8 दूना 16 नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, सवाल में एक गलती तो नहीं है। ओहो, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, अरे यार ये प्लस ना होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वहाँ प्लस ना होगा, तो ये प्लस प्लस तो कैंसिल हो गया, ये लिखेंगे क्यों लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, यहाँ मेरा x माइनस 6 बचा। अभी भी कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं ठीक ही तो है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे बना के देखते हैं, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, यहाँ से एक तो x रहने देते हैं, यहाँ 12x है, यहाँ से 2x नीचे ले आते हैं, x से x कट गया, 2 से 6 कट गया, x बराबर 6, ऐसे बन सकता है। आंसर है कि नहीं ऑप्शन में, हाँ वो तो है, बन गया।
ये मेरा x का वैल्यू 6 निकला। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, यहाँ पे हम यहाँ पे गलती कर दिए थे, यहाँ पे माइनस के जगह प्लस के जगह माइनस कर दिए और उसके बाद इसके बाद हम यहाँ पे कॉमन निकालने लगे। ऐसे नहीं करना था, ऐसे बनाना था। x का वैल्यू 6 आएगा। अब हम लोग का हाइपोटेनस पूछा था, हाइपोटेनस मतलब कि 2x - 2। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 × 6 - 2 मतलब कि 12 - 2 मतलब कि 10। हाइपोटेनस 10 देखिए ऑप्शन में है, समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़िया रखिएगा। कैलकुलेशन में कहीं एक तो छोटा सा मिस्टेक पूरा डुबा देगा, समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एम की लंबाई 6 फीट है और उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है। एक आदमी है, देखिए ये सवाल पिछले बार ग्रुप डी में मैं इतना भयानक तरीके से पूछा था ना। कॉन्सेप्ट मतलब ये रीजनिंग का सवाल समझ लीजिए, मैथ का सवाल ही है। मतलब कि ये सिर्फ आपके इंटेलिजेंस से इसका आंसर मिलेगा और कुछ नहीं। एक तो आदमी है 6 मीटर, उसका जो परछाई बनता है वो बनता है 3 मीटर, मतलब कि आदमी के हिसाब से उसका परछाई एकदम आधा बनता है। तो उसी तरीके से आपसे पूछा है, उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 42 फीट लंबी बनती है। तो स्कूल की इमारत की लंबाई क्या होगी? ये अब एगो स्कूल है, उसका जो परछाई है वो 42 फीट अगर बनता है तो ये कितना होगा? इसके साथ रिलेशन देखिए, ये 3 था तो ये डबल हो गया 6, तो ये 42 था उसका परछाई, तो बिल्डिंग कितना होगा? 84 फीट। आंसर। ये सिर्फ इंटेलिजेंस से जवाब देना था, समझ में आया? बना सकते हैं इसको भी मैथ की तरह, 3 मीटर = 6, ऐसे उसके नीचे 1 लिख के फिर 6 के नीचे 3 लिख के, उतना रेशियो कौन निकालेगा? इसे ही बना दीजिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु माने सब बाह बराबर, इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के 2 शीर्ष एक वृत्त की व्यास पर लगता है। ये देखिए, मान लीजिए ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर है, और ये वो सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल जो है ना, इस सर्कल का व्यास पर पड़ता है ही, तो ये बीच में से अगर काट देते, ये मेरा रेडियस है, रेडियस, और दोनों रेडियस जोड़ने से ही तो व्यास होता है, डायमीटर होता है। अब देखिए इसमें पूछा क्या है, बोला क्या है सवाल में, अभी तो बना दिए। एक व्यास पर लगता है यदि वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, माने वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ये दिया हुआ है 64 पाई, 64 पाई। तो बोला है त्रिभुज की भुजा क्या होगी, मतलब कोई एगो साइड बता दीजिए कि क्या होगा। कुछ नहीं पूछा है, देखिए ये त्रिभुज बेकार दिया है, डायरेक्ट आपसे पूछ देता है कि व्यास कितना, क्योंकि इसका व्यास है तो उसका एक तो साइड है और समबाहु है, मतलब कि उसका सब एक ही साइज का है, सब बाह। ये अगर 10 निकलेगा तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 है, यही ना। तो आपसे डायरेक्ट पूछा है कि व्यास कितना होगा, डायमीटर कितना होगा, ठीक है। अब देखिए हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, तब तो डायमीटर बताएंगे। तो यहाँ से रेडियस नहीं निकले, पाई से पाई काट दीजिए ना, r² = 64, तो r = 8, रेडियस 8 है। तो रेडियस अगर 8 है तो ये व्यास कितना होगा? 8 + 8 16, यही ना जी। बस वो व्यास पूछा है, लेकिन ट्रायंगल हाई है 9 17 करके आपको फंसा रहा है, फंसना नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के किनारों वाले घनों को पिघलाकर बने घन की भुजा कितनी होगी, मतलब 3 गो छोटा छोटा घन को पिघला के एगो बड़का घन बनाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, ये 3 गो है। तो घन बनाना मतलब कि पहले तो क्यूब करना पड़ेगा, सबका क्यूब करना पड़ेगा ना जी। तो 6 6 36, 36 6 216 होता है, 512 होता है, ये तो 1000 होता है, ठीक है। इस सब को जोड़िए, 1700, 26 से 2 28, 1728, 1728। अब इसका एक ठो क्यूब बनाना है, तो ये क्या करेंगे ना, ऐसे लिख के यहाँ 3 लिख दे, बाहर निकाल लीजिए, देखते हैं कितना लंबा होगा उसका भुजा। हम बोले कि 3, लास्ट में 8 है, 2 दूना 4 दूना 8, पक्का 12 का होगा, ठीक है। खत्म हो गया। 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनेगा, ये तीनों को पिघला के एगो में बनाएंगे तो, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक तो बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए। साइन थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा कॉट थीटा प्लस साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये देखिए सवाल है,
इस सवाल एकदम हूबहू पूछा है, कुछ नहीं करना है आपको, एकदम कुछ नहीं सोचना है, यहाँ ध्यान देना है बस। बनाइए, देखिए कैसे बनता है। इस साइन और कॉट को गुना करने से कुछ होता है क्या? नहीं होता है, हम कभी बताया ही नहीं है वैसा। टैन और कॉट को गुना करने से होता है, साइन और कॉस को गुना करने से होता है, लेकिन बाद बाकी किसी को गुना करने से नहीं होता है। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे मालूम है? ई वाला बैठाइए ना, नहीं आंसर आया तो जो बोलिएगा सो। अब साइन का हमको पता है P/H होता है, हम लिख दिए P/H गुना। कॉट का हमको पता है B/P होता है, B/P लिख दिए, हो गया। प्लस साइन थीटा कॉसेक थीटा को गुना करने से कुछ होता है क्या? साइन थीटा कॉसेक थीटा, हम बोले इसमें तो होता है, हमको मालूम है होता है, एक होता है माइनस कॉस थीटा कुछ नहीं दिया, फिर से ये बैठा दीजिए ना, ये बैठा दीजिए ना, B/H। ठीक है, समझ में इतना। अब इसमें क्या करना है देखिए, ये को थोड़ा सा साइड में लेके चलते तो बहुत बढ़िया लगता है। इसको इधर घसका देते हैं B/H, एक को यहाँ ले आते हैं +1। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई वैल्यू पूछा है? कुछ नहीं ना पूछा है, नहीं, डायरेक्ट बनाइए। अब यहाँ देखिए, ये P से P काट दीजिए, ये हो गया B/H, इसको गुना किए तो माइनस, ये B/H, ये +1। अब देखिए B/H से B/H घटाएंगे तो ये कट नहीं जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस, तो डायरेक्ट एक को आंसर ना बोल दे। सवाल में कुछ रहता नहीं है, बस खाली डराने के लिए, बड़ा बड़ा दिखता है आपको। हम तो बोल रहे हैं बार बार, 4 को याद रखिए ना, सब बनेगा, समझे? एग्जाम का क्वेश्चन तो सब बनेगा ही बनेगा 100%। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई है, वृत्त की परिधि मतलब 2πr, ये 18 पाई दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है एरिया बताइए, माने कि πr² बताइए। इसमें कुछ करना है क्या? कुछ बताना है इसमें? चलिए बता देते हैं। पाई से पाई काट दिए, 2 से 9 बार में काट दिए, तो r बराबर 9, रेडियस 9। पाई का वैल्यू होता है 22/7। पाई का वैल्यू ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में पाई ही है। पाई इंटू रेडियस है मेरा 9 × 9, माने कि 81 पाई आंसर। ठीक है, ऑप्शन में 81 पाई ही है। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 2 से 9 बार में, पाई से पाई कटा, 2 से 9 बार में, रेडियस मेरा 9 निकला। यहाँ पे कुछ गड़बड़ था क्या? नहीं, ठीक है, 81 पाई। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 5 गो cos² 0 डिग्री, 5 गो cos² 0 डिग्री, -4 गो sin² 30 डिग्री, +6 गो cosec² 45 डिग्री, cosec² 45 डिग्री, और तो कुछ नहीं है। सबका वैल्यू बैठेगा ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सबका वैल्यू बताइए। हम बोले 5 cos² 0 डिग्री, माने कि 1 I² है तो स्क्वायर, -4 गो sin 30, 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, +6 cosec 45 √2 होता है तो √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इतना समझ में, खाली वैल्यू बैठा दिए। अब देखिए इसका स्क्वायर करने 1 ही होगा, मतलब 5, माइनस इसका स्क्वायर करने 4 गुना, तो ये हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब ये पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया? पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस इस 2 से ही कट गया तो 6 दूना 12, यहाँ 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए 12 5 17 -1 16 आंसर। समझ में आया? सब एकदम नॉर्मल सिंपल कॉन्सेप्ट से बनता है सवाल। आप लोग खाली सीखने का प्रयास करिएगा ना, सब सीख जाइएगा, एग्जाम में कोई रोकेगा नहीं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 12 गो tan A = 5 तक cosec A = क्या? ये सब कितना बार बता दिए। 12 गो tan A बराबर अगर 5 दिया हुआ है तो cosec A बराबर क्या होगा? मेरे अगर 3-4 क्लास पहले वाला जो कर लिया होगा लड़का लोग, इससे को धुआं कर देगा, मतलब आसान तरीके से बनाएगा। tan A बराबर हम बोल सकते हैं 5/12। tan का माने होता क्या है? P/B, तो P है और बाई B है तो 5/12 है। H अगर निकालना पड़ता तो हम बोल सकते थे कि 13 होता है। ये वाला तरीका से P और B पता है तो H नहीं बता देंगे। आई ट्रिपलेट्स था 5 12 13। अब हमसे पूछा है कॉसेक, यहाँ दिखता है कॉसेक H/P। कॉसेक का मतलब होता है H/P। H अभी निकाले हैं और P मेरे पास है 5, हो गया आंसर। ये सब तो अभी एकदम ईजी है। आज का आखिरी प्रश्न, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, एकदम ध्यान दीजिएगा, 1-1 सेकंड कीमती है। इधर उधर नजर गया,
खेला खत्म। पहले क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं। यदि आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका आधा परिमाप क्रमशः 11 और 13 सेंटीमीटर है तो एरिया बताएं। देखिए ध्यान से, ये एगो रेक्टेंगल है, ये एगो रेक्टेंगल है, इसमें एगो डायगोनल है जो कि 11 दिया हुआ है, और आधा परिमाप, परिमाप का मतलब होता है कि चारों साइड को जोड़ देंगे तो परिमाप पेरीमीटर निकलता है। उसका क्या है, आधा दिया है आपको, आधा। आधा माने कि एगो चौड़ाई और एगो लंबाई, ये दिया हुआ है। इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका, इसका वैल्यू दिया है 13। ठीक है, माने कि ये एल है, ये बी है, लेंथ और ब्रेथ है, तो मेरा आधा लेंथ प्लस ब्रेथ दिया हुआ है, ये आधा नहीं दिया है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बोलता है, पेरीमीटर क्या बोलता है, लेंथ प्लस ब्रेथ का 2 गुना। लेकिन यहाँ ई वाला नहीं दिया है, मतलब कि खाली लेंथ प्लस ब्रेथ दिया है 13। समझ में आया, लेंथ प्लस ब्रेथ दिया है 13। तो हम लोग देखिए, लेंथ प्लस ब्रेथ दिया है 13, अब एरिया पूछा है। एरिया का मतलब होता है लेंथ गुना ब्रेथ, लेंथ गुना ब्रेथ, यही ना होता है जी। ई लिखे चाहे वो लिखे, बतो एक है। हमको ई दिया है, ई पूछा है, एक और चीज़ दिया है। देखिए डायगोनल, डायगोनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा, कुछ नहीं है, एकदम ईजी है। देखिए ये डायगोनल को अगर हम थोड़ा सा बाहर निकाल के लाएंगे ना तो ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाला मिटा दिए, ये वाला ऐसा दिखेगा। ये हमको 11 दिख रहा है, ये हमको पता है कि P होता है, B होता है, H होता है, ये पता है कि नहीं। हम लोग बोल सकते हैं कि H का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इतना समझ में आया। अरे यही चीज़ है, यही चीज़ दिया हुआ है। अब उसके आगे मत बढ़िए, इसके आगे अभी नहीं समझना है। अब देखिए उसके आगे कैसे समझना है। H का वैल्यू जो दिया है ना 11 दिया हुआ है, तो 11 का स्क्वायर 121 लिख देते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ P और B नहीं है, ये मेरा लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस ब्रेथ का तो ब्रेथ है ही, ब्रेथ स्क्वायर। P और B की जगह L और B लिख दिए, लेंथ और ब्रेथ। अब समझ में आएगा आपको। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए। यहाँ दिया है L प्लस B 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया है, सेंटीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमको तो L इंटू बी चाहिए ना, यहाँ से तो L इंटू बी जाने से रहे, कहीं कभी नहीं पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना होगा, अपने को लिखना होगा इसका स्क्वायर, L प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी का स्क्वायर हो गया, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। देखिए ये चीज़ हमको निकालना है। ये सब अपना कॉन्सेप्ट लगाइए थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं है। अब देखिए L प्लस बी हमको पता है 13 होता है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए ना अभी निकाले नहीं है 121, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। देखिए ये तो अभी निकाले हैं 121, देखिए ना 121 प्लस आई तो निकालना ही है, सब तो निकल गया, खत्म हो गया सवाल। इसको लिख सकते हैं 169, ये 121 इधर आके माइनस हो गया, इज इक्वल टू 2LB। 121 यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 4, इज इक्वल टू 2LB। ये 2 से इसको काट सकते हैं 24 बार में, तो LB बराबर लिख सकते हैं 24 सेंटीमीटर, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान तरीक़े से बना है, समझ में आया। मतलब सवाल में कुछ नहीं रहता है, खाली कॉन्सेप्ट लगाना है। ये सब कुछ नहीं करना था, ये बनाने में जितना हम समय लिए हैं आपको समझाने के लिए नहीं लिए हैं। आप लोग जब बनाएंगे तो एकदम टाइम नहीं लगेगा। ये था आज का आखिरी प्रश्न। चलते हैं फिर, कल मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीक़ा का बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न के साथ, जो आपका एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाने का गारंटी देता है। ये सब सवाल आते ही हैं, आप लोग अगर मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ये सब सवाल एकदम 100% पूछे जाते हैं, जितना भी अभी मैं करवा रहा हूँ। बहुत मेहनत लगा इसको निकालने में, पूरा 1 महीना मैंने कोई क्लास नहीं लिया इसी के कारण से, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांटने में पूरा दिन चला जाता था। समझ में आया। तो फिर मिलते हैं कल और भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न के साथ। जय हिंद, जय भारत।